तो क्लास 9th आज फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। और पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था मेजरमेंट। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन में सबसे पहला टॉपिक आपका है रेस्ट एंड मोशन। तो हम सबसे पहले जानेंगे क्या रेस्ट है क्या मोशन है। तो अच्छा ये बताइए, नॉर्मल लैंग्वेज में आप रेस्ट किसे बोलते हैं? अरे हम रेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम रुके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और मोशन का मतलब आप बोलते हो जो चीजें चल रही हैं। ये नॉर्मल हमारे नॉर्मल लैंग्वेज हो गई हमारी, कि नॉर्मल समझ भी हो गई हमारी कि अगर कोई चीज रुका हुआ है, भाई नहीं चल रहा है, तो वो रेस्ट पे है। और कोई चीज चल रहा है लगातार इधर उधर एनी हाउ अपना मूवमेंट जारी रखे हुए, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है। डेफिनेशन की बात की जाए तो अगर कोई भी वस्तु समय के बदलने के साथ, भाई समय तो रुकता नहीं है, समय तो चल ही रहा, समय के बदलने के साथ साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है, तो हम कहते हैं वो रेस्ट पे होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज द टाइम पासेस, देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के चेंज होने के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में चेंज नहीं करता, तो हम कहते हैं वो रेस्ट पे है। इसी के अपोजिट अगर हम कहें इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एज द टाइम पासेस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल रहा है, समय के बदलने के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा है, तो हम ये कहते हैं इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो हम ये कहते हैं कि ये मोशन में है। तो ये हो गई डिफिनीशन। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बताइए कि दुनिया में क्या चीज रेस्ट पे है। तो आप कहेंगे ये घर मेरा रेस्ट पे है, तो मैं कहूंगा नहीं। तो आप मुझे कहेंगे कि क्यों नहीं, क्या मेरा घर जो है यहां से कप्तानगंज से उठ के आजमगढ़ चला गया? नहीं, मेरा घर जहां है वहीं रहता है, वो मूव नहीं करता है। मैं मूव करता हूं पर मेरा घर मूव नहीं करता। तो मैं कहूंगा भाई धरती तो मूव कर रही है, सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ धरती मूव कर रही है, और धरती पे आपका घर भी है, तो आपका घर भी मूव कर रहा है। तो आप घर मूव कर रहे हैं, घर में आप हैं तो आप भी मूव कर रहे हैं। तो ऐसे तो कोई चीज रुकी है ही नहीं, हर चीज दुनिया में चल रही है। ऐसे तो कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी चीज को आप रुका हुआ कह सकते हैं, किसी भी चीज को आप चलता हुआ कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किसके रिलेटिवली बात कर रहे हैं। यहां देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, रेस्ट और मोशन फिक्स चीज नहीं है, ये एब्सोल्यूट चीज नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ी सी 9th में जब आप आए हैं तो ये थोड़ी सी बात आपको अजीब लगेगी या थोड़ी सी नई लगेगी। क्लास 8 के बाद आप 9th में आए, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए, आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। पहले आप एक चीज को समझिए, क्या चीज एब्सोल्यूट होती है और क्या चीज रिलेटिव होती है, तो आप चीजों को समझ पाएंगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या अंतर है? तो ऐसी चीजें जो एब्सोल्यूट कहलाती हैं वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, और ऐसी चीजें जो रिलेटिव कहलाती हैं वो किसी न किसी चीज पर डिपेंड करती हैं और उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। जनरली मैं यही एग्जांपल देता हूं। तो आप एक कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई है। लेकिन अगर आप एक चाय ले लीजिए और चाय को 30 डिग्री पे कर दीजिए, तो आप कहेंगे चाय ठंडी हो गई है। अब देखिए 30 डिग्री तो आपका फिक्स है, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक की बात की जा रही है तो वही 30 डिग्री ठंडा हो गया, अरे गर्म हो गया। और चाय की बात की जा रही तो वही 30 डिग्री ठंडा हो गया। तो ठंडा और गर्म एब्सोल्यूट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना?
तो अगर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे ठंडा होगा, 30 डिग्री पे गर्म हो जाएगा। और चाय की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री पे ही वो ठंडा कहलाएगा, वो तो 60-70 पे पहुंचेगा तब गर्म कहलाएगा। तो ठंडा और गर्म एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कह दीजिए यहां से यहां तक ठंडा है, यहां से यहां तक गर्म, नहीं। डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हैं। आप अपने बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि आइसक्रीम की बात कर रहे हैं कि चाय की बात कर रहे हैं, तो सबके लिए ठंडा गर्म का जो वैल्यू है वो अलग अलग। ठीक उसी तरह रेस्ट और मोशन फिक्स चीज नहीं है। देखिए, अगर हम अपनी धरती को रुका हुआ मानते हैं तो हमारा घर भी रुका हुआ है, और अगर हम अपनी धरती को चलता हुआ मान रहे हैं तो हमारा घर भी चल रहा है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको कोई फ्रेम सेलेक्ट करना होता है, हमको कोई एक ओरिजिन सेलेक्ट करना होता है, एक पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि हम जनरली जितने क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें ये मानेंगे कि हमारा अर्थ चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, और उसी के रिलेटिवली हम बात करेंगे। ठीक है, और कई जगह पे ऐसे चीजें होंगी कि धरती को रुका हुआ मानने के बाद भी और कई चीजों के रिलेटिव मोशंस को देखना होगा। जैसे आप एक बात समझिए, आप बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही होती है, आप बस में बैठे रहते तो आपको क्या दिखाई देता है कि पेड़ पौधे दुकान सब पीछे जा रहे हैं। लेकिन उसी के उलट आप अगर जमीन पे रहते हैं तो आपको पेड़ दुकान पौधे सब रुके हुए दिखाई देते हैं और बस आगे चलती हुई दिखाई देती है। तो यहां पे डिपेंड हो गया मामला। अगर आप बस में हैं तो पेड़ पौधे मोशन कर रहे हैं, और अगर आप पेड़ पौधे पर हैं या सड़क पे खड़े हैं तो बस मोशन कर रही है। तो आपने देखा अब वो पेड़ पौधे रुके हुए हो गए। तो मैंने कहा ना कि वही पेड़ पौधा जब आप बस में थे तो वो चल रहा था, और वही पेड़ पौधा जब आप सड़क पे खड़े हैं तो रुका हुआ है। तो इस तरीके से एक ही चीज रुकी हुई भी हो सकती है, रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किसके रिलेटिवली बात कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे हैं और ट्रेन जा रही है, तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप कहेंगे कि ट्रेन चल रही है और हम रुके हुए हैं। और अगर आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आप ट्रेन में अगर बैठे तो आपको दिखाई क्या देता है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है। सम टाइम आप देखिए आपके बगल में कोई ट्रेन होती है और अचानक से वो ट्रेन चलती है तो आपको क्या लगता है कि आपकी ट्रेन चल दी है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये रिलेटिव बातें हो गई। तो आप रेस्ट और मोशन समझ गए होंगे, डेफिनेशन आप जाने गए हैं कि कोई भी चीज समय के बदलने के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदलता है तो वो मोशन में होता है, और कोई भी चीज समय के बदलने के साथ साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है तो वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन के बाद है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक आपका है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है। देखिए ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, आप चीजों को समझिएगा, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। डिस्टेंस का मतलब होता है आप यहां से अपने स्कूल गए 500 मीटर चले, अपने घर से आप स्कूल गए 500 मीटर चले, स्कूल से पापा ने कहा कि बैंक चले जाना कुछ पैसा ले लेना, आप 100 मीटर गए, फिर आप वापस बैंक से जो है स्कूल गए और 100 मीटर आपने फिर चला, फिर वापस आप जो है यहां आए, 200 मीटर चलने के बाद आप खेलने लग गए, फील्ड में आप खेलने लग गए। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस चला,
500 मीटर आप स्कूल गए, 100 मीटर बैंक गए, फिर 100 मीटर बैंक से आए, फिर 200 मीटर, तो डिस्टेंस आपने टोटल आपने जितना चला उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस आपने जो टोटल चला, यानी 500 मीटर चला, 100 मीटर चला, फिर 100 मीटर चले हैं आप, फिर 200 मीटर, तो 5 2 7 1 8 1 9 900 मीटर आप चले हैं, ये आपका डिस्टेंस हो गया। यानी डिस्टेंस की डिफिनीशन देखा जाए आपके हिसाब से, तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड is known as distance. Total path traveled by an object, by human beings, by animals, by anything is known as distance. मतलब आप जितना चल रहे हैं सबको नापते जाइए, वो आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कैसे कैसे चले हैं। डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को बस ये फर्क पड़ता है आप कहां थे और कहां पहुंचे हैं। तो यहां से इसकी दूरी हो गई 300, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 300 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना चले हैं। डिस्प्लेसमेंट को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इनिशियली आप कहां थे, फाइनली आप कहां हो। इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी, इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट होती है। और मैं आपको कई एग्जांपल्स देता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। जैसे आप देखिए, आपको सर्किल का सरकमफ्रेंस पता होगा। अगर रेडियस r है तो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में एक फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, और इसका रेडियस 10 मीटर है। अब आप सुबह सुबह जो है यहां से चलना शुरू किए और आप पूरा ऐसे फील्ड का चक्कर लगा के आप यहां आ गए, तो मैं बोलूंगा कितना डिस्टेंस आप चले, तो आप बोलेंगे मैं डिस्टेंस चला 2πr, मतलब r आपका 10 है, तो 10 टू द 20π मीटर आपने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन मैं कहूं कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए, तो डिस्प्लेसमेंट आप इनिशियली यहीं थे, फाइनली आप यहीं आ गए, तो इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी ही नहीं है, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हमने 0 चला। बात समझ में आए? तो डिस्टेंस के लिए आप कितना चल रहे हो पूरा लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कहां थे शुरू में और अंत में कहां हो, उन दोनों के बीच की दूरी। और देखिए और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके फील्ड में आप यहां से एंट्री लिए और यहां से आप जो है यहां पे आके रुक गए। अब आपसे पूछा जाए कितना चले हैं, तो आप बोलेंगे हम आधा सर्कमफ्रेंस चले हैं, तो पूरा 2πr होता है, तो आधा आप बोलेंगे πr चले हैं हम, यानी 10π। और आपसे बोला जाए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप इनिशियली यहां थे और फाइनली यहां आ गए, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 10 और 10 20 मीटर, तो आपने डिस्प्लेसमेंट चला 20 मीटर। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे आए हो, उसको बस इससे मतलब कि आप कहां थे और कहां पहुंचे, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करें, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस को भी हम मीटर में नापते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में नापते हैं, ये सिमिलैरिटी होगी। डिस्टेंस में हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन बताना है। क्या डायरेक्शन होता है, इनिशियल से फाइनल, अगर इनिशियल आए तो इनिशियल से फाइनल ये डायरेक्शन। डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस में बस आप टोटल पाथ लेंथ नाप लेते हैं। और सवाल देखिए, मान लीजिए आप 4 मीटर ऐसे चले हैं, फिर 3 मीटर ऐसे चले हैं, तो हम बोलेंगे कि आप टोटल कितना डिस्टेंस चले, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस हो गया 4 + 3 7,
7 मीटर। लेकिन हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप बोलेंगे इनिशियल से फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप यहां थे, यहां पहुंचे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25 का 5 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हम 5 मीटर चले। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है आपका स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूं अभी आपको। स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए कल हमने आपको स्केलर्स के बारे में और वेक्टर्स मेजरमेंट तो बताया था, लेकिन अब एक चीज आगे स्केलर्स और वेक्टर्स। देखिए ऐसी चीजें जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम स्केलर कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप आटा लाए हैं, कितना है, तो आप बोलेंगे 5 किलो। तो आपने 5 किलो बता दिया, इसमें डायरेक्शन का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 5 किलो राइट में लाए हैं, 5 किलो लेफ्ट में लाए हैं, 5 किलो अप में लाए हैं, 5 किलो डाउन में लाए हैं, 5 किलो ईस्ट में लाए हैं, तो आपको बेवकूफ बोला जाए। तो कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। जैसे मैं बोलूं क्या बज रहे घड़ी में, आप बोलिए कि 3:15 हो रहा है साउथ में, तो ये गलत बात है। बोलेंगे यार बेवकूफ हो क्या, या बोला जाएगा 3:15 हो रहा है पीछे और 4:16 हो रहा है आगे, तो डायरेक्शन नहीं बताना है, ये गलत है, आपको लोग बेवकूफ बोलेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको हम स्केलर बोलते हैं। जैसे टाइम हो गया, आपका मास हो गया, आपकी हाइट हो गई, है ना, तो ये सारी चीजें, डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें स्केलर है। इनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। और आप आगे एक चीज पढ़ोगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और ये जो चीजें हैं जिनको बताने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको जो है 11th में सिखाया जाएगा। अभी आप सिर्फ ये जानेंगे कि वेक्टर्स किसको कहते हैं। तो वेक्टर्स किसे कहते हैं, ठीक इसका उल्टा, ऐसी चीजें जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। अब देखिए आप सोचेंगे किस चीज को हमको डायरेक्शन में बताना है, हम बिना डायरेक्शन के ही बोल देंगे। नहीं, आप बिना डायरेक्शन के बोल सकते हैं, पर वो गलत माना जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैंने फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इस बोर्ड पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाता, फोर्स लगाना समझ रहे हैं ना, पुश एंड पुल। तो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने आपसे कह दिया भाई किधर लगाए फोर्स, तो मैं इधर भी लगा सकता हूं, ऊपर भी लगा सकता हूं, नीचे भी लगा सकता हूं, अंदर भी लगा सकता हूं, दाएं भी लगा सकता हूं, बाएं भी। तो आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा कि फोर्स आपने किधर लगाया, तो आप बोलेंगे इनसाइड। तो 5 न्यूटन का फोर्स इनसाइड हो गया। तो देखा, आपने इसको बताने के लिए डायरेक्शन बताया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप बोलते हैं, उसके डेफिनेशन में इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इनिशियल यहां है फाइनल यहां, तो यही डायरेक्शन बताओगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर होती हैं। आप धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, इकट्ठे तो कोई चीज आपको आ नहीं जाएगी, धीरे धीरे सीखेंगे, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, आप धीरे धीरे सीखते रहिए। तो आज आपने जाना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। अब कुछ विशेषताएं जान लीजिए इनके। पहले विशेषता तो इनकी डिफिनेशन हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है,
डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और इसकी डिफिनीशन हो गई, वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। दूसरी बात, स्केलर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब आ सकती है। ठीक है। स्केलर में अगर नॉन जीरो स्केलर है तो इनके एडिशंस हमेशा नॉन जीरो आएंगे, जैसे 5, 3, 8, 10, 2, 12, है ना। लेकिन इनके अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो इनके आंसर जीरो भी आ सकते हैं। जैसे मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं, 10 न्यूटन इधर खींच रहा हूं, 10 न्यूटन इधर खींच रहा हूं, तो ना ये तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, अब बीच में जीरो हो जाएगा। तो 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, आंसर जीरो हो गया। क्यों भाई जीरो हो गया? क्योंकि एक इधर लगा रहे इधर, अगर दोनों इधर लगाएंगे तो 20 हो जाएगा और इधर इधर लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं है। 5 kg आप लाएं, 5 kg और लाएं तो वो 10 kg होगा, 8 kg नहीं होगा। तो स्केलर में आंसर आपको पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो मिल जाएगा, लेकिन वेक्टर में। लेकिन स्केलर में अगर नॉन जीरो है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने स्केलर और वेक्टर जाना। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना रेस्ट एंड मोशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्केलर और वेक्टर। हमने 8 हेडिंग्स के बारे में जाना, 8 टॉपिक के बारे में जाना। तो ये टॉपिक आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद जो है अब अगला टॉपिक हमारा होगा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम कल अगले वीडियो में स्पीड के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।